हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट क्या है, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये सारी बातें जानी। अपनी एक एक्सरसाइज भी कर चुके हैं हम, जिसमें डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना, डिफरेंट अलोंग रो अलोंग कॉलम, सब कुछ हमने अच्छे से जान लिया था। आज हम जानेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट की कि बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। यानी कि जिस तरह से हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज किया करते थे, ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो मैं उसको एक्सपेंड कर दूं और उसके रो और कॉलम को आपस में उलट कर, यानी उसको ट्रांसपोज करके अगर एक्सपेंड करता हूं तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे एग्जाम्पल से बताते हैं। ए डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 2 और 1 5। ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, पर ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, 1 2 1 5, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, कितना आ गया ये 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ 1 2 1 5, यानी कि रो को कॉलम में लिख देता हूँ 1 2, और ये वाली रो को इधर कॉलम में लिख दिया मैंने। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, तो 1 5 द 5 माइनस 2 क्या रहा 3। ये देख सकते हैं, अगर हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर बदल दिया करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2/2 के लिए, ये 3/3 के लिए भी ये ट्रू है। देखते हैं, इसको एग्जांपल और ले लेते हैं 3/3 का। तो सपोज करते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। तो ये हमने लिया 2 5 1 1 1 3 और 2 1 1। ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 और 1 1 जा 1 और -3, फिर ये -5, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 1 जा 1 -6, और फिर ये +1, तो ये 1 -2। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, हम ओपन करना सिखा चुके हैं पहले ही। तो 1 -3 का मतलब -2 2 जा -4, -5 5 जा +25, -1 +1 -1 हो गया। अब ये -4 -1 -5 और ये +20 बचेगा। अब ऐसे ही इसको और चेंज कर लेते हैं हम। तो ए डैश किया हमने, ए डैश करने पर 2 5 1 क्या रहा, ये हमारे पास 2 5 1, फिर ये 1 1 3, फिर ये 2 1 1। अब ये इसको ओपन फिर किया 2, तो 2 गया 1 1 जा 1 -3, फिर ये -1 5 -1 +2 15 -1। अब देखें यहाँ पर -2 2 जा -4, 4 1 जा 4 -4, और ये 14 2 जा 28, तो -8 +28, ये भी 20 बचता है। तो ये हमने चेक कर लिया पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज का हम आगे करने वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी इसको सिर्फ समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताती है हमें? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बताती है कि ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स with one another, the value of determinant changes by minus sign। क्या होगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 आएगा तो -20 आ जाएगा आंसर, -20 आ रहा होगा तो +20 आ जाएगा आंसर। जैसे इसको भी समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट है ये, डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ओपन कर रहे हैं हम। तो 2 5 -4 1 बचेगा, -1, ये खत्म, ये खत्म,
5 माइनस 3 2 बचेगा, प्लस 2 4 माइनस 3 1 बचा। अभी क्या बचता है 2 माइनस 2 2, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया इनकी आपस में, यानी कि इस रो को इसके साथ बदल दो या इसको इसके साथ बदल दो या इसको इसके साथ बदल दो, किन्हीं भी दो रो को या ऐसे ऐसे कॉलम की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो हम ये इंटरचेंज कर देते हैं कि हमने ये बी ले लिया और इसको ऊपर इसको नीचे लिख दिया, तो 1 1 1 2 1 2 3 4 5। ऐसा करने पर इसकी वैल्यू सिर्फ -2 आएगी, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का आ रहा होता तो ये प्लस का हो जाता, अब अगर ये प्लस का आ रहा है तो माइनस का, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा ऐसा करने पर। तो यहाँ देखें ये 1 5 माइनस 8, 1 5 5 माइनस 8 माइनस 3 और माइनस 1, ये खत्म 2 5 10 माइनस 6 4 और ये प्लस 1, तो ये 2 4 8 माइनस 3 क्या बच गया, ये 5 बच गया। ये हो गया -3 और ये -4 प्लस 5, अब कितना हो गया ये -7 प्लस 5, यानी ये बच गया -2, तो वो 2 हुआ और ये -2 हुआ। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। इज दैट क्लियर? अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, यानी सेम एलिमेंट है उनमें, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा, बिना सॉल्व किए आप उसको 0 लिख सकते हो। यही प्रॉपर्टी की खासियत है कि अगर हमें मालूम है, यहाँ पर ये प्रूव्ड है, तो हम उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, हमें टाइम बच जाएगा एक्सपेंड करने में। उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है 2 3 4 1 2 1 और 2 3 4, ये देखो 2 3 4 2 3 4, या अगर कोई ऐसे ऐसे करके अगर कोई बराबर होता, कॉलम में एक जैसे होते हैं, कोई से भी दो रो कोई से भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, उनमें एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस कंडीशन में जब मैं डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूं तो ये देखें 2 4 8 माइनस 3 5 -3 ये वाला है, ये गया 4 माइनस 2 और 2 बचेगा, प्लस 4, तो 3 माइनस 4 और -1 बच गया। ये 10 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट का आंसर यानी एक्सटेंड करने पर हमेशा क्या आना है, 0 ही आना है, ये जान लें। समझ में आ रही है बात? तो ये हम डिटर्मिनेंट की एक थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स of a determinant are 0, all the elements of any row, if all the elements of any row or column of a determinant are 0, then value of determinant is also 0. उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी जिसके रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, 0 हो जाए। देखें ये 0, तो बीच वाले, पहले वाले, तीसरे वाले, या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कहीं के भी एलिमेंट अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा, बिना कुछ किए हम लिख सकते हैं 0। देखो 1 0 माइनस 0 0 ही आएगा, -2 ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 0 माइनस 0 0 ही आ गया, प्लस 3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 ही आ गया, टोटल आंसर क्या रहता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये समझ में आ रही है ना? यहाँ पर क्या है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सारे एलिमेंट उनमें एक जैसे हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 3 4 यहाँ 2 3 4 है। ठीक है, अगर ये 1 2 1 था, यहाँ 1 2 1 होता, यहाँ 1 2 1 होता, तो क्या हो जाता, उसका आंसर 0 ही आता। ऐसे ही अगर डिटर्मिनेंट के हर एक रो के हर एक एलिमेंट या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 0 है,
तब उस डिटरमिनेंट का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। क्या है, समझेंगे इसको। जैसे एक डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस डिटरमिनेंट में ये मान लो कि कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम ये ऐसे एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, यानी इसके कॉलम जो है ना दो टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, C1 प्लस K1 C2 प्लस K2 C3 प्लस K3, दो नंबर इसमें क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इस पूरे डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि इट कैन बी एक्सप्रेस या इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे कैसे, तो पहला एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम A1 A2 A3, और ये लिख दो B1 B2 B3, थ्री वाला लिख दो C1 C2 C3 प्लस दूसरा लिख दो, ये रिपीट कर दो A1 A2 A3 B1 B2 B3, अब ये हो जाएगा K1 K2 K3। ये याद रखेंगे हम। इस तरह से डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट डायरेक्ट ऐड नहीं होता, जैसे A1 प्लस A1 2A1 A2 प्लस जैसे मैट्रिक्स ऐड होती थी, डिटरमिनेंट वैसे ऐड नहीं होता है। केवल वही दो डिटरमिनेंट ऐड हो सकते हैं जिनका हर एक एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल डिटरमिनेंट हो, अदरवाइज ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर ये वाला यानी कि तो सारे कॉलम, अगर सारे कॉलम भी दो दो टर्म में लिखे जा सकते हैं तो मैं इसको सिर्फ दो ही डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। ये नहीं है कि अगर ये वाला कॉलम भी ब्रेक कर दूं तो मैं इसे तीन डिटरमिनेंट बना दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किसमें होगा, दो ही डिटरमिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है, और क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है। ये मेनली 5 प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और हैं, तो उनको भी जान लेते हैं हम। जैसे कि अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उस डिटरमिनेंट के हम रोज को आपस में ऐड करके लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर अगर, जैसे 6 प्रॉपर्टी जान लेते हैं पहले। अगर कोई डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट के अंदर ये है KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका मतलब क्या है, ये K जो मैं एक रो में से कॉमन ले सकता हूँ, या कॉलम में अगर सब में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है तो मैं उसमें से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। याद रखेंगे यहाँ पर हर एक रो और हर एक कॉलम में से अलग अलग कॉमन लेना पड़ता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C3। ठीक है, अगर यहाँ पर Y का होता, यहाँ पर Z का होता कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो तीनों रो में से अलग अलग कॉमन निकाला जाता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि हम डिटरमिनेंट, अगर मेरे पास ये डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो मैं इस डिटरमिनेंट की किन्हीं भी दो रो को आपस में ऐड करके लिख सकता हूँ, किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में ऐड करके लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने R1 को लिख दिया R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये वाली रो 1 है और ये वाली रो 2 है, तो मैं ये सारे एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट में से माइनस करके लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा यहीं पर जिसमें चेंज करना है। और माइनस करने पर ये नहीं है कि दूसरा चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा A1 की जगह पर क्या लिखना है मुझे, यानी कि R1 में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को मुझे इसमें से माइनस करके लिखना है। तो A1 माइनस A2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, A1 माइनस A2 लिखूंगा। मैं यहाँ माइनस करता हूँ B1 माइनस B2 लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं फिर मैं यहाँ पर C1 माइनस C3 लिखूंगा, A1 B2 A2 B2, और यहाँ C2 लिख देते हैं, तो ये मैं C1 माइनस C2 लिखूंगा। ठीक है, सिर्फ ये वाली यहाँ पर लिखा है R1, तो सिर्फ R1 ही चेंज होना है, बाकी R2 R3 को सेम लिख देंगे। तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये क्या है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस करने के मेथड हैं जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं हम,
आपस में किन्हीं भी दो तीनों कॉलम को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ। किसी एक रो में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। जैसे और समझाते हैं तुम्हें, न्यूमेरिकल लेकर समझाते हैं तुम्हें। हमारे पास है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो हमने R2 को चेंज करना है तो हमने R2 प्लस R3 कर दिया। R2 प्लस R3 मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में वैसा हम करते चले जाएंगे। अब ऐसा अगर लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। तो अब R2 की जगह पर R2 प्लस R3 करना है, यानी R1 को चेंज नहीं करना है, R1 मेरे पास ऐसा ही रहेगा। R2 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, R2 को मैंने पहले बोल दिया है कि मैं इसे R2 प्लस R3 लिखना है। R2 का मतलब ये सारे एलिमेंट, R3 का मतलब ये सारे एलिमेंट, R1 का मतलब ये सारे एलिमेंट। तो अब इन सारे एलिमेंट को आपस में ऐड करके लिखना है, तो P प्लस U लिखना है P की जगह पर, Q प्लस V लिखना है Q की जगह पर, R प्लस W लिखना है मुझे। ये चेंज नहीं होने का, इसको ऐसे ही लिख देना है। तो ये कुछ तरीके हैं डिटर्मिनेंट में जिन्हें करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर चेंज नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास 5-6 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, जिन प्रॉपर्टीज को समझने के बाद ही हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आप लोग प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, उसमें सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। उसके बाद में जब हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 4.2 के वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में